हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्कोरिंग आइडिया और मैं हूं आपका टीचर सौरभ। बच्चों, हम लोग जैसा कि जानते हैं 11th क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी डिमांड वाला पार्ट कर लिया है। तो अब हम उसके आगे का जो एक्सटेंशन है दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आज हम वो चैप्टर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। और आपको डिमांड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग वो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं आई बटन और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारा मिल जाएगा। तो इसको देखने से पहले आप जाके डिमांड के दोनों पार्ट्स जो है वो आप जाके देख लीजिएगा पहले, उसके बाद आप यहाँ पर आके शुरू कीजिएगा इसको। तो आपको एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो होता है वो ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ये पार्ट शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ये लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों को ऑलरेडी पता है। पहले ही जो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानते हैं कि लाइक कोई भी कमोडिटी होता है उसका अगर प्राइस जो होता है वो अगर डिक्रीज़ होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो वो उसकी क्वांटिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लाइक उसकी डिमांडेड जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसका मतलब कि ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप जो होता है उन दोनों के बीच में होता है। दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, आपको अच्छे से पता होगा। आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देख सकते हैं अपनी लाइफ स्टाइल जो आप अपनी लाइफ में जो यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, आप उसमें आप देख लीजिए। जैसे ही प्राइस कम होगा उसकी क्वांटिटी डिमांडेड आप इंक्रीज़ कर देते हैं, और रेस्पेक्टिवली हम लोग लाइक इंक्रीज़ या डिक्रीज़ पे अपने जो कंजम्पशन होता है उसको उसके हिसाब से कंट्रोल करते हैं। बिकॉज हमारा जो हमारा एक अजम्पशन होता है कि कंज्यूमर का जो इनकम होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, वो अनचेंज्ड रहता है थ्रू आउट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी वजह से हम लोगों को उसके जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है उसमें हमको प्राइस देखना पड़ता है, सो दैट वी कैन अफोर्ड दैट कमोडिटी। तो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों इसका ये जो सेकंड चैप्टर है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें जो टर्म आता है बच्चों वो है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में आपको पता होगा, हम लोग कई बार जो आप एक इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखिए, हम लोग बहुत सारे ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें आपको इलास्टिक लगा हुआ होता है, या फिर इवन आप एक रबर ले लीजिए। रबर का जो बेसिकली अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो वो क्या है कि वो देखने में स्टार्टिंग में जो उसका जो ओरिजिनल साइज होता है वो छोटा अगर दिख रहा होता है, अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो आप उसके हिसाब से, बिकॉज उसके अंदर में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। और इसके अपोजिट जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक, जिसका मतलब होता है बिल्कुल हार्ड। ठीक है, तो इलास्टिक मतलब क्या हो गया, विच मे हैव certain opportunity to increase or decrease its units of consumption। इसका मतलब ये होता है, यानी आप उसके इलास्टिसिटी अगर कोई गुड्स और सर्विस के अंदर में अगर इलास्टिसिटी है, दैट मीन्स कि आप उसके कंजम्पशन को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों इलास्टिसिटी। तो अब इसमें देखिए लॉ ऑफ डिमांड जो बता रहा है इसके बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द कंज्यूमर्स डिमांड मोर यूनिट ऑफ दैट गुड, बट हाउ मच। अब ये हाउ मच वाला जो कॉन्सेप्ट है यही इलास्टिसिटी का मेन क्वेश्चन आपका आता है कि दैट मीन्स कि अगर कोई गुड्स का प्राइस फॉल होता है तो एक वो सर्टेन परसेंटेज से फॉल होगा, ठीक है, या एक पर्टिकुलर रेशियो में फॉल होगा। तो उसके रेशियो के हिसाब से अगर लाइक जो भी आपका फॉल इन द प्राइस है, जो प्राइस में डिफरेंस आया, उसके रेस्पेक्ट में आप क्वांटिटी में क्या चेंज करोगे ये डिसाइड करता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड मार्शल का जो बेसिकली था कॉन्सेप्ट कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड टू इट्स प्राइस चेंज। अब ये देखिए, डिमांड ऑफ अ गुड का जो हम लोग क्वांटिटी होता है उसको हम कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा प्राइस में जो चेंज आया है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया है, यही चीज मेजर करता है। यही रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम ईडी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला जो है वो आपको बता रहा है। यहां पे देखिए एक माइनस साइन जो है हमने दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है यहां पे ये ईडी लिखा हुआ है, और इसके साथ में देखिए यहां पर एक माइनस साइन है। माइनस साइन क्या डिनोट करता है बच्चों,
वो इन्वर्स रिलेशनशिप शो करता है, जो कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और कमोडिटी का कंजम्पशन जो होता है उसके अंदर में एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा वाला डिक्रीज होगा हमेशा। तो इन्वर्स रिलेशन होता है, तो उसको हम हमेशा नेगेटिव नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। यानी ईडी आप जब भी कैलकुलेट करेंगे वो माइनस साइन के साथ आपको लिखना होगा। उसका कोई रोल नहीं है बहुत, लेकिन उसको हम माइनस साइन सिर्फ उसको डिनोट करते हैं कि इसके बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है। तो बच्चों अब हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं कि ईडी जो होता है वो एक्चुअली कैलकुलेट हम कैसे करते हैं। तो इसमें हम दो मेथड्स यूज करते हैं। पहला जो होता है उसको हम परसेंटेज मेथड में बोलते हैं। तो परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी इसको आपको परसेंट में पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंट डेल्टा पी, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इलास्टिसिटी जो होती है वो मिल जाएगी। और इसका दूसरा जो होता है बच्चों वो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो या प्रोपोर्शनल मेथड हम जिसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और ये ऑपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए तो ये हो जाएगा P अपॉन डेल्टा P। तो ये दो फॉर्मूला जो होता है वो आप यूज कर सकते हो इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। पहला तो आप उसको परसेंटेज मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। परसेंटेज मेथड मतलब क्या हो गया कि आप जो क्वांटिटी डिमांडेड है और जो आपका प्राइस है उन दोनों का परसेंटेज आप चेंज जो होता है वो निकालेंगे। तो वो हम एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, वो बता भी देता हूँ कि जब आप परसेंट निकालते हो तो उसमें क्या हो जाता है, बेसिकली चेंज आपको जो भी जिसका भी प्राइस का निकालना हो या डिमांड का निकालना हो, क्वांटिटी डिमांडेड का, तो आप उसमें क्या करते हो, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 कर देते हैं। तो ये आपका एक निकल जाएगा। उसी तरह आप प्राइस में भी वही करेंगे, जो चेंज अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100 करोगे तो आपका ये दोनों निकल जाएगा, क्वांटिटी और प्राइस का, एंड देन आप उसको डिवाइड करोगे और आपको इलास्टिसिटी मिल जाएगी विथ माइनस साइन। और यहां पर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे पुट कर सकते हो कि बिकॉज यहां पर हमने ऑलरेडी दिया हुआ, यहां पे हम परसेंटेज मेथड नहीं यूज करके सीधा प्रोपोर्शन में डाल देते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। तो ये दो मेथड्स होते हैं जैसा भी आपको न्यूमेरिकल में जो आपको जो इनपुट होगा वो गिवन होगा, जो भी चीज़ें गिवन होगी उसके हिसाब से आप चेक कर लेना कि आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इन दोनों में से मेथड से ही आपको कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक आइडिया अबाउट द इलास्टिसिटी। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं इसमें अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम लोग बेसिकली फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इलास्टिसिटी जो होती है वो उसके ऊपर में इम्पैक्ट्स आते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको जानते हैं। तो इसमें सर देखिए, सबसे पहला जो है वो है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स। हम लोग जानते हैं कि हम लोग मोस्टली जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसका कोई ना कोई सब्सटीट्यूट होता ही है। बहुत ऐसे कम गुड्स एंड कमोडिटीज़ होते हैं जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता हो। तो उस केस में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है बच्चों इसके इलास्टिसिटी पे। इलास्टिसिटी का मतलब हम लोग अभी समझ चुके हैं ऑलरेडी कि जिसके कंजम्पशन को आप कंट्रोल कर पाओ, आपका उसके ऊपर में इतना कंट्रोल हो कि आप उसके कंजम्पशन को ज़्यादा या कम अकॉर्डिंगली अपने जो इनकम लेवल है उसके हिसाब से आप कंट्रोल कर पाओ, तो इसी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम क्लोज सब्सटीट्यूट की बात करते हैं तो जिन गुड्स का सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, उनका हमेशा आप देखना डिमांड जो होता है वो इलास्टिक होगा। इलास्टिक मतलब क्या हुआ कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोक एंड पेप्सी की बात करते हैं तो ये दोनों क्लोज सब्सटीट्यूट्स हुए। तो क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि जब आपको कोक का प्राइस बढ़ जाता है या आपकी इनकम उसको के हिसाब से वो उसका प्राइस आपको ज़्यादा लगने लगता है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कोक छोड़ के पेप्सी पीना शुरू कर दोगे। उसी तरह टी कॉफ़ी है। तो ऐसे बहुत सारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं जिनकी जो कि पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक मतलब आप उसके कंजम्पशन को आराम से कंट्रोल कर सकते हो, जैसा आपका अफोर्डेबिलिटी होगी उसके हिसाब से आप उसको उसके कंजम्पशन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन वही जिन गुड्स के क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे
उनका डिमांड जो होगा बच्चों वो इनएलास्टिक होगा। जैसे ऐसे कोई बहुत गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनके गुड्स जिसका डिमांड जो होता है वो इनएलास्टिक होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेसिफिक मेडिसिन दे दिया जाए, वो मेडिसिन जो है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हो मार्केट में, तो उसका प्राइस आपका कुछ भी हो आपको वो खरीदना पड़ेगा, उतनी ही क्वांटिटी में खरीदना पड़ेगा। जैसे कि कोई स्पेसिफिक आपको मेडिसिन दिया जाता है जो दूसरे ब्रांड्स नहीं बनाते हों, तो उस केस में क्या होगा, आपको स्पेसिफिक ब्रांड का जो मेडिसिन है वही खरीदना पड़ेगा। और अगर आपको मान लीजिए रोज का एक टैबलेट का कंजम्पशन है, तो अब उसका प्राइस 5 रुपये हो तो भी आप उतना ही कंज्यूम करोगे, आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपके लिए एक इनएलास्टिक डिमांड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और अगर उसका प्राइस 100 रुपये होगा तो भी आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, आप बल्कि दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं उनमें से काट के आप उसमें खर्च करोगे। तो ये होता है बच्चों इलास्टिसिटी का, जो इलास्टिसिटी के ऊपर में इम्पैक्ट, अगर कोई उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो या नहीं हो उसके ऊपर फर्क पड़ता है। दूसरा होता है बच्चों इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा। इकोनॉमिक्स में हम मान के चलते हैं कि हमारा इनकम जो होता है वो अजम्पशन है कि इनकम जो होगा वो कंज्यूमर का चेंज नहीं होगा। तो अगर इनकम कंज्यूमर का चेंज नहीं हो सकता है, दैट मीन्स कि बहुत लॉन्गर पीरियड में जाके इनकम चेंज होता है, हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं, शॉर्ट पीरियड में इनकम हमारा चेंज नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी फिक्स्ड हो तो उस केस में क्या होगा कि जब आपको कोई चीज़ का कंजम्पशन इंक्रीज या डिक्रीज करना होगा वो इनकम को देखते हुए करना पड़ेगा। नहीं तो आप जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पॉइंट में, इफ द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर इज हाई, अगर आपका इनकम कंज्यूमर का हाई है तो इन दैट केस तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस। उस केस में क्या होगा, इनकम हाई है तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वो इनएलास्टिक डिमांड की तरह आप यूज कर सकते हो। इलास्टिसिटी कब होती है, जब आपका इनकम जो होता है वो कम होता है एंड यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर कंजम्पशन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इनकम। अगर आपके पास अथाह पैसा है, बहुत पैसा है आपके पास, तो फिर आप डिमांड को कंट्रोल क्यों करोगे? जो चीज़ जितने की आ रही है आप आराम से कंज्यूम करोगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंज्यूम करोगे। तो यहाँ पर इनकम का जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर हायर इनकम होती है लोगों की, तो उस केस में जो गुड्स एंड कमोडिटीज आप यूज करते हैं या सर्विसेज यूज करते हैं वो इनएलास्टिक होते हैं। इनएलास्टिक का मतलब हो गया आप कितना भी कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपको इनकम कंस्ट्रेंट नहीं है, वहां पर आपके पास एनॉर्मस इनकम है, आप कितना भी इनकम उसके ऊपर खर्च कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आपका इनकम लिमिटेड होता है और आपको बहुत सारी चीजें कंज्यूम करनी है। इन दैट केस आपको इनकम को देखते हुए उसके कंजम्पशन को कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, ये है आपका टाइप ऑफ गुड्स में हम देखें या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में देखें तो गुड्स जो हैं वो लग्जरी है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो लग्जरी आइटम है या फिर नेसेसिटी है। जैसे अभी हमने दवाई की बात की, तो दवाई जो होगा वो नेसेसिटी होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो वो दवाई नेसेसिटी होगा। और आप कार वर्सेस बाइक आपके पास दोनों है, तो उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो कि जब आपका पेट्रोल आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप गाड़ी से जा रहे हो, जब आपको बहुत महंगा लगने लगा तब आप बाइक ज़्यादा यूज़ करने लग गए, क्योंकि आपको पेट्रोल कम यूज़ करना है बिकॉज ऑफ योर इनकम कंस्ट्रेंट। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब हम नेसेसिटी की बात करते हैं तो नेसेसिटीज़ जो होती है उनकी डिमांड जो होती है वो इनएलास्टिक होता है, और नेसेसिटीज के केस में इनएलास्टिक होता है, और लग्जरी के केस में क्या होता है, इलास्टिक। क्योंकि लग्जरी वाला आइटम जो होता है उसमें हम इनकम कंस्ट्रेंट की वजह से कंजम्पशन को कम या ज़्यादा बढ़ा या घटा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। इनकम का जो प्रोपोर्शन होता है वो हम टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम एक पर्टिकुलर कितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, जो आपका डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसका कितना प्रोपोर्शन जो होता है वो आप किसी एक कमोडिटी पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो हायर द कॉस्ट ऑफ द गुड रिलेटिव टू द टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर मोर विल बी द इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, आप जितना ज्यादा इनकम उसके ऊपर में कंज्यूम करते हो, अपना जो कंजम्पशन के ऊपर में आप जितना ज्यादा इनकम खर्च करते हैं उतना ज़्यादा उस गुड्स की इलास्टिसिटी होती है। क्योंकि अगर हायर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम अगर उस पर खर्च हो जाता है, तो अगर वो गुड्स महंगा हो गया तो नेचुरली आपके पास फिर बहुत कम इनकम बचता है रेस्ट ऑफ द कंजम्पशन के लिए। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उस केस में क्या होता है, जो हायर इनकम वाला गुड, जो कंजम्पशन वाला गुड है, जिसका आप हायर जो प्रोपोर्शन होता है वो आप टोटल एक्सपेंडिचर का आप खर्च करते हैं, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन वही अगर मान लीजिए किसी चीज़ में आपका बहुत नॉमिनल सा इनकम खर्च होता है, तो उस चीज़ का गुड्स जो होता है वो इनएलास्टिक डिमांड होगा,
क्योंकि उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट लाइक आप लाइक पूरे महीने में आप एक मूवी देखने जाते हैं एक बार, तो वो बहुत छोटा सा इनकम होता है, लाइक खर्च करने का एक पार्ट होता है कि जैसे आपके पास जितनी सैलरी आई उसका बहुत छोटा प्रोपोर्शन आप उसके ऊपर में खर्च करते हो, पूरे महीने में एक मूवी देखने जाते हो आप। तो वही अगर आपको रोज रोज मूवी देखना हो या हफ्ते में 3 बार मूवी देखना हो, तो आपका एक बड़ा इनकम का प्रोपोर्शन जो होता है वो उसके ऊपर में खर्च होगा। देन यू विल हैव टू थिंक कि आपको मूवी को देखना कम करना पड़ेगा। तो उस केस में वो डिमांड जो होगा वो इलास्टिक हो जाएगा। एक मूवी देखते हैं तो कोई बात नहीं चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, डिमांड जो होता है उसके ऊपर में उसके इलास्टिसिटी पे जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम लाइक डिस्पोजेबल इनकम होता है उसका इम्पैक्ट आता है। फिफ्थ आता है बच्चों नंबर ऑफ यूजर ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी भी कमोडिटी के एक से ज़्यादा यूजेस भी हो सकते हैं या सिंगल यूज भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है उसका ज़्यादा यूज अगर हो पाता है, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ द मोर द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी द मोर इलास्टिक इज डिमांड। जैसे मान लीजिए कि कोई डिमांड गुड्स है उसका एक से ज़्यादा यूज हो जाता है आपका, आप लाइक जैसे लाइक हम मिल्क के एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप मिल्क को अलग अलग फॉर्म्स में आप यूज़ करते हैं, जैसे कि रॉ मिल्क होता है आप वैसे यूज़ करते हैं, टी में यूज़ करते हैं, कॉफ़ी में यूज़ करते हैं, उसके स्वीट्स बनते हैं, फिर उसके आप जो बाई प्रोडक्ट्स हम डिफरेंट टाइप का चीज़ हो गया, पनीर हो गया, ऐसे बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स, घी होता है, तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूजेस आप लाइक नंबर ऑफ यूजेस आप कर सकते हो किसी कमोडिटी का, उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा वो डिमांड। क्यों? क्योंकि आप इजीली शिफ्ट कर सकते हो। जैसे घी का प्राइस ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, हमें जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए अगर हम घी को कम कंज्यूम कर देंगे, थोड़ा सा कंजम्पशन कम कर देंगे, वहाँ पे हम उसके बदले पनीर जो होता है वो ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे क्योंकि वो भी न्यूट्रिशियस है। उस केस में आप जो योगर्ट या कर्ड होता है वो भी आप ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ है, एक से ज़्यादा यूजेस हैं। आपको अल्टीमेटली जो है वो आपको न्यूट्रिशन से मतलब है, तो आप उसमें खर्चे को कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर कोई कमोडिटी उसका सिंगल यूज़ है, जैसे लाइक कोई भी आप ऐसा कोई कमोडिटी उठा लो जिसका सिंगल यूज़ है, तो उस केस में आप उसके लाइक जो डिमांड होगा वो इनएलास्टिक होगा क्योंकि आप अगर उसमें खर्च कंट्रोल करोगे तो आप लाइक उसके ऊपर में आप उसका दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। उसी तरह आता नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में ये होता है कि किसी भी कमोडिटी को का सब्स्टिट्यूट ढूंढने में जो आपको टाइम लगता है उसके ऊपर आपकी इलास्टिसिटी जो होती है वो डिपेंड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइंग बाई एरोप्लेन। एरोप्लेन मतलब होता है जैसे अब आपको अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप बाई कार जा सकते हो, बाई बाइक जा सकते हो, लॉन्गर डिस्टेंसेस होते हैं तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से जा सकते हो, फिर आप फ्लाइट से जा सकते हो। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि बाई एरोप्लेन आप जा रहे हो तो वो इनएलास्टिक डिमांड है बिकॉज उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। लाइक इतनी जल्दी आप जितनी जल्दी आप एक सिटी से दूसरे सिटी प्लेन से पहुंच पाएंगे उतना कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है जो आपको इतनी जल्दी पहुंचा दे। आप बाई कार जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, बाई ट्रेन जाएंगे तो उससे फिर भी ट्रेन जो होगा वो फ्लाइट से बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। हाँ, अगर अभी बुलेट ट्रेन आ जाती है तो उस केस में आपको उसके सब्सटीट्यूट्स मिल जाएगा। लाइक जैसे प्लेन से आपको 1.5 या 2 घंटे लगता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लग जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, वो क्लोज सब्सटीट्यूट होगा। तो इसमें ये होता है कि टाइम पीरियड मतलब किसी चीज़ का क्लोज सब्सटीट्यूट अगर आपको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि उस बीच में आप क्लोज सब्सटीट्यूट ढूंढ सकते हैं। बट अगर शॉर्टर पीरियड में आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि अभी मुझे अहमदाबाद जाना है, अभी मैं दिल्ली में हूँ, मुझे अहमदाबाद जाना है, तो उस केस में आप नेचुरली आपके माइंड में एक ही चीज़ आएगी कि आई शुड गो फॉर फ्लाइट। आपको फ्लाइट का ही ऑप्शन मिलेगा क्योंकि आप इतनी जल्दी उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढ सकते हो कि आप एकदम शॉर्ट पीरियड में आपको कोई ऐसा सब्सटीट्यूट मिल जाए कि आपको प्लेन वाला जो ऑप्शन है वो आप किनारे कर देते हो और आप उसको यूज़ करके चले जाते हो। तो इन दैट केस उस केस में अगर शॉर्टर पीरियड में डिमांड जो होता है वो इनएलास्टिक हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं बच्चों अपने स्लाइड। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसके लेवल्स पढ़ते हैं डिमांड का। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इलास्टिसिटीज कि इलास्टिसिटी जो होता है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें देखिए सबसे पहला जो लेवल होता है बच्चों वो होता है आपका परफेक्टली
इनएलास्टिक। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? व्हेन ईडी इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए मैं एक शेड्यूल लूंगा, वो आप मेरे साथ यहां बनाते चलिए। इधर आप लिखिए प्राइस और दूसरी तरफ लिखिए इसकी क्वांटिटी। तो पहला हम लेते हैं 15, 10, फिर लेते हैं 10, फिर 10 और फिर लेते हैं बच्चों 20 और 10। यानी पहले प्राइस जो था आपका 15 था। ठीक है, 15 प्राइस था तो क्वांटिटी आपकी कितनी यूज हो रही है? 10। फिर प्राइस जो होता है बच्चों वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, 10 पे आ गया, अगेन हम 10 ही यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्राइस जो होता है वो 5 ये वापस 15 से बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है, तो उस केस में भी हम वही यूज करें। यानी हम यहाँ पर आपका जो नॉर्मल है वो क्या है आपका 15 और 10। फिर नेक्स्ट में हम दिखा रहे हैं 10, यानी प्राइस कम हो गया तो भी वही क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। और फिर जब 15 से 5 बढ़ जाता है तो भी हम वही यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्राइस में चेंजेस आने की वजह से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर हम आपको ग्राफ दिखाते हैं, यहां पर हम एक ग्राफ बनाते हैं। आप एक ग्राफ बना लीजिए पहले। ये हो गया हमारा y एक्सेस, इधर हो गया हमारा x एक्सेस। अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या दिखाना है? ये आपका जो है 15। ठीक है, 15 पर है और आप क्वांटिटी कितना यूज कर रहे हैं? 10। ठीक है, अब यहां पर हम इसको लाइन से मिला के ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है बच्चों? प्राइस जो होता है वो 15 से ड्रॉप होके 10 पे आ जाता है। यहां अगेन हम कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं? 10। ठीक है, इसके बाद प्राइस जो होता है वो इंक्रीज होके 20 पर आ जाता है। फिर भी हम 10 ही यूज कर रहे हैं। 10। तो इस केस में आपको जो डिमांड का कर्व बन रहा है वो कौन सा मिल रहा है? जस्ट अ सेकेंड, ये आपको मिल रहा है इलास्टिसिटी। ये आप इसकी इलास्टिसिटी हम देखेंगे तो ये आपका डिमांड कर्व बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ये डिमांड कर्व में जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, जब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, इसका मतलब है कि आपका जो क्वांटिटी होगा उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो उस केस में आपको ये जो डिमांड कर्व मिलेगा यहां पे, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। क्वांटिटी जो होगा वो सेम होगा और एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, दूसरा। अब सेकंड केस जो है वो हमारा लेते हैं, ये है आपका इनएलास्टिक डिमांड। इनएलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हुआ बच्चों? अगर हम इसको देखें तो इसको आप लिख लीजिए ईडी इज ग्रेटर देन, सॉरी एक मिनट, ये इधर एक मिनट मुझे रब करना पड़ेगा। ईडी इज स्मॉलर देन 1 बट ग्रेटर देन 0। ये इसका आप कंडीशन मानिए। ठीक है, यानी ईडी जो होता है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, ना 0 से नीचे होगा ना 1 से ऊपर होगा। तो उस केस में वो इनएलास्टिक डिमांड होगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो हम पहले वाला जो देख रहे थे, ये क्या हो रहा था? ईडी 0 था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। ये 0 मतलब एक्सट्रीम एंड हो गया ये। ठीक है, तो ये पूरी तरह से इनएलास्टिक होता है, परफेक्टली इनएलास्टिक, यानी 0 हो गया ये ईडी। यहां पर क्या होगा? 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जो भी इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट करोगे वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसको हम बोलेंगे इनएलास्टिक, नॉट परफेक्टली इलास्टिक, इनएलास्टिक।
तो अगर हम इसका शेड्यूल लेते हैं तो इसमें आप सिंपल इस टाइप का आपको शेड्यूल लेना है। इधर आ गया आपका प्राइस और यहाँ हो गया आपका क्वांटिटी। तो प्राइस में आप लिख लीजिए 10 और क्वांटिटी में आप लिख लीजिए 20, प्राइस 2 और ये 21। अब यहाँ पर आप देखिए चेंज वाइज देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चेंज वाइज अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितने का चेंज मिल रहा है, प्राइस जो है वो 8 रुपीज़ कम हुआ। अगर हम रुपीज़ में लें प्राइस तो ये 8 रुपीज़ कम हो जा रहा है, 8 का डिफरेंस आया, डेल्टा यानी 8 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों, सिर्फ 1 का, 1 यूनिट। यानी अगर कोई कमोडिटी का प्राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होती है उसके हिसाब से एक ही बढ़ी, बहुत कम बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन प्राइस जो होगा वो ज़्यादा है और क्वांटिटी में कम है। यानी हम लोग जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी जो हम वाला जो चेंज देखते हैं तो उसके अंदर में आपका क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है और प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो इस केस में जब आपको डिमांड, यहाँ पर अगर हम लाइन बना के देखते हैं, वो कर्व बना के, तो कैसा आपको ग्राफ मिलता है वो आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल था प्राइस एंड क्वांटिटी, जैसे ये पहला है आपका 10, ठीक है, और क्वांटिटी है आपका कितना 20। तो इसके हिसाब से आपको जो कर्व मिल रहा है वो क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल पोजीशन है। अब क्या हो रहा है, हम लोग क्वांटिटी देख रहे हैं, ये ड्रॉप होके 2 पे आ जाता है, काफ़ी बड़ा चेंज है। लेकिन क्वांटिटी जो होती है वो 20 से 21 पे आ रही है। अब हम इसको मिला के देखते हैं, ये ठीक है। अब यहां पर आप देखिए ये जो गैप है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये गैप के थ्रू, ये वाला गैप कितना बड़ा है, ये जो लाइक 8 से लेके 10, 8 का गैप आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर सिर्फ 1 का गैप है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर आप ये बनाते हैं कर्व तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ से देखिए ये मिला आपका डिमांड का कर्व। तो डिमांड का अगर हम ऊपर वाले से देखें, ऊपर वाला बिल्कुल परपेंडिकुलर बन रहा था, यहाँ वाला कैसा बन रहा है, बिल्कुल स्लैंट लाइन, एकदम स्ट्रेट डाउनफॉल। तो ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं स्लैंट। इसका जो कर्व होगा वो स्लैंट होगा, और ये जितना ओरिजिन की तरफ मुड़ता जाएगा उतना ये फ्लैटर होता जाता है। नेक्स्ट वाले जो कंडीशन होगा उसमें वो फ्लैटर होता जाएगा, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब ये आप क्लियर देख सकते हो दोनों के ग्राफ में, ये दोनों ग्राफ्स में कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अब यहां पर हम आते हैं अपने थर्ड केस में, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है बच्चों, अब है आपका थर्ड यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट या यूनिटरी दोनों बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक, इसका मतलब होता है ED इज इक्वल टू 1, ठीक है। ED इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि जो आपका चेंज इन क्वांटिटी होगा विल बी इक्वल टू चेंज इन प्राइस, तभी 1 आएगा, क्योंकि एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, दोनों साइड से कटेगा तो 1 आएगा। इसका मतलब ऊपर और नीचे सेम है, यानी डेल्टा Q और डेल्टा P दोनों सेम है। तो हम इसका लेते हैं यहाँ पे एक शेड्यूल और बनाते हैं। ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी। तो प्राइस आप ले लो 10 और क्वांटिटी ले लेते हैं 20, फिर यहाँ पर लेते हैं 5 और यहाँ लेते हैं 30। अब अगर हम इसका चेंज देखें तो इसमें कितना हो रहा है, फॉल कितना हो रहा है 50%, ठीक है। यहाँ पर कितना राइज कितना हो रहा है 50%। तो इसका मतलब दोनों साइड से 50-50% हो गया, यानी ये दोनों एक रेट से एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा उसी रेट से डिक्रीज हो रहा है, तभी आपका
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी जो होगा वो सेम आएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो ईडी मिलेगा वो 1 होगी इसकी वैल्यू। तो हम इसको बना के देखते हैं यहाँ पे कैसा ग्राफ मिलता है हमें। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पॉइंट है पहला वाला 10, ये 10 हो गया, और यहाँ पर आपको 20 मिल रहा था पहला में। लाइन खींचते हैं, ये हमारा हो गया इनिशियल पहला वाला। ठीक है, ये अब प्राइस जो होता है वो ड्रॉप हो रहा है 5 पे आ गया, यानी आपको यहाँ ले लेते हैं हम 5, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं 30। तो उस केस में क्या होगा, अब ये दोनों अगर हम देखें तो बराबर हो रहा है, समवॉट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। तो अब हम अगर यहाँ पर ग्राफ में अगर हम कर्व बनाते हैं तो आपको कर्व कैसा मिलेगा बच्चों, कुछ ऐसा। ठीक है, अब आप इसके ऊपर वाले से आप इसको कंपेयर करो तो ये लाइन काफ़ी स्लैंट था, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट की तरह था। यहाँ पर इसका जो कर्व जो ये कर्व है ये थोड़ा फ्लैट होता जा रहा है, तो इसको हम लिखते हैं फ्लैटर। ठीक है, ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, फ्लैटर। तो ये हमारा थर्ड केस था बच्चों। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट केस पर। फोर्थ केस क्या होना चाहिए हमारा, फोर्थ केस होगा हमारा इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसका अगर हम वो डिनोट करते हैं तो ये आता है आपका ईडी। ईडी जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा बट लेस देन इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यानी 1 से लेके कोई भी फिगर तक हो सकता है, कोई भी फिगर तक हो सकता है, नंबर तक। तो इस केस में क्या होना चाहिए बच्चों, शेड्यूल लेके समझते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इसमें प्राइस आप लिखिए 10 और क्वांटिटी हमारा लिखिए 20, प्राइस 9 और इधर हो गया 40। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं डिफरेंस, तो यहाँ पर जो हमारा यूनिटरी से पहले वाला यानी इलास्टिक की जगह इनइलास्टिक केस था, उसमें क्या हो रहा था, ये प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था और क्वांटिटी में 1 का फर्क आया था। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर प्राइस जो होता है उसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है। अगर हम यहाँ देखें तो 1 का डिफरेंस हुआ, लेकिन क्वांटिटी जो होती है बच्चों वो ऑलमोस्ट डबल हो जा रही है, ये बिल्कुल डबल हो जा रहा है। मतलब इसको देखा जाए तो ये 200% हो जा रहा है। ठीक है, और ये लाइक 10% हो रहा है, यहाँ पर 10% का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ 200%, यानी मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा। तो अब हम इसको अगर हम बना के देखते हैं तो कैसा कर्व मिलता है, ये हमारा नॉर्मल प्राइस था 10, क्वांटिटी था 20। अब प्राइस क्या हो रहा है नेक्स्ट वाले में, फॉल होके हमारा सिर्फ 9, यानी एकदम क्लोज होगा ये। पहले हम इसका लाइन खींच लें, अब ये 9 वाले से ये चेंज हो गए 40, यानी समवॉट दूर ले लेते हैं कहीं भी 40 यहाँ। तो अब हम इसको लाइन से खींचते हैं, आपको देखिए और ज़्यादा फ्लैटर कर्व मिलेगा 40। अब हम इसको यहाँ पर डिमांड का लाइन बना के देखते हैं कर्व, ये देखिए ये आपको और से और एक पहले वाला जो इससे पहले वाला केस था आप यहाँ देख सकते हैं जो फ्लैट, इससे भी ज़्यादा फ्लैटर मिल रहा है यहाँ। तो जैसे जैसे आपके ये इलास्टिक्स वाला केस आया ये और फ्लैटर हो गया। अब इसके बाद लास्ट में हमारा जो है फिफ्थ केस वो होगा परफेक्टली इलास्टिक। केस नंबर 5, परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब होगा यहाँ पर
ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम इसका केस लेते हैं। तो आपको इसमें बेसिकली जो डिफरेंस दिखेगा वो किस चीज में दिखेगा, आपको पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो होता है वो आपको एकदम ऑपोजिट हो जाएगा जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक के केस में हुआ था। तो अगर हम इसका देखें तो आप यहां लिखिए एक शेड्यूल, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस आपका 10, क्वांटिटी 10, फिर प्राइस 10, क्वांटिटी 5 और फिर प्राइस 10, क्वांटिटी 20। दैट मीन्स प्राइस सेम हो रहा है, मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स वही जो हम लोग इलास्टिसिटी की बात करते हैं, परफेक्टली अगर इलास्टिक है किसी चीज़ का डिमांड तो उस केस में आप उसका कंजम्पशन जो होता है वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस केस में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो ऐसा होगा। तो इसमें पहला आप ले लीजिए 10 और क्वांटिटी हमारी थी 10, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब प्राइस जो है वो 10 ही है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो 5 हो गई, यानी 5 लेफ्टवर्ड होगा। ठीक है, फिर प्राइस 10 ही है और क्वांटिटी जो है वो 20 हो गया। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका प्राइस लाइन जो होगा बच्चों वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा यहां से ऐसा। ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रही है आपकी, जैसे यहां पर आपका 5 और यहां 20, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी आपका प्राइस चेंज, द क्वांटिटी इज चेंजिंग। दैट मीन्स कि आपका जो डिमांड कर्व होगा वो बिल्कुल फ्लैट होगा, यानी प्राइस लाइन पे ही आपका डिमांड कर्व बन रहा है, प्राइस लाइन पे ही डिमांड कर्व बन रहा है। तो अगर हम इस केस को देखें तो ये आपका अगर इसको आप यहां लिख लीजिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसमें था परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यहां पर आप इसको परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस बोल सकते हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल सकते हो। अब ये देखिए ये वाला जो हमारा कर्व है वो बिल्कुल पहले वाले कर्व के एकदम ऑपोजिट है। अब ये कर्व में देखिए ये क्या था, पैरेलल टू द वाई एक्सिस था इसके अभी, और लास्ट वाले केस में हमारा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, तो ये वाला आपका परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस है। तो ये बच्चों 5 टाइप के आपकी इलास्टिसिटीज होती हैं जिसको हम ये मेजर करते हैं। ये आपको मैंने उसके इक्वेशंस बता दिए, ग्राफ सारा कुछ बता दिया। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इलास्टिसिटी डिमांड आपका ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे बच्चों वो हम इसके न्यूमेरिकल्स को लेके बनाएंगे, तो वो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को बच्चों ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊं इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन जो होता है वो मिल जाए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।